कैसे हो? बढ़िया? थोड़ा आज हमने जल्दी लेक्चर रख दिया। चैप्टर 4 जो है वहाँ पे हमने लास्ट टाइम वैसे थ्योरी जो है हमारा काफ़ी खत्म हो चुका है। लास्ट टाइम हमने इलस्ट्रेशंस भी देखे। तो चलो लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस दिखे हैं और उसमें से अगर आपको कोई डाउट हो तो पहले वो बता दीजिए तो वो हम सॉल्व कर दें और उसके बाद थोड़ा-सा आगे बढ़े। ओके? तो देखिए लास्ट टाइम के जो क्वेश्चंस थे, जो होमवर्क में दिए थे और आई थिंक कुछ क्वेश्चन शायद हमने एक्सरसाइज से भी दिए होंगे। अब आपको कैसे r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आता है, वो आप लोगों को पता है। अब यहाँ पे उसके साथ-साथ tan बीटा का फ़ॉर्मूला जो है, tan एंगल फाइंड करने का वो आपको पता है। किस हिसाब से रेन वाले प्रॉब्लम जो है वो आप कर सकते हैं, उसका भी हमने डिस्कशन किया हुआ है। तो ये कुछ-कुछ क्वेश्चंस जो है वो हमने सभी देखे हुए हैं। अगर सही तरीके से उसको समझने का ट्राई करेंगे, पर यहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो भी न्यूमेरिकल्स करते हो उसको एटलीस्ट 1 से 2 बार आप रिपीट करिए। लिखेंगे तो कुछ पता चलेगा और लिखते-लिखते अगर जो भी नहीं पता चला है वो भी थोड़ा-सा क्लिक है वो होता जाएगा। सो इट्स रिक्वायर्ड योर प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करते जाओगे उतना रिजल्ट आपको है वो अच्छा मिलता जाएगा। तो यस एनीवन अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ यहाँ पे मुझे बता दीजिए। ओके चैट बॉक्स है वहाँ पे आप लिख दीजिए तो वो हम पहले सॉल्व करें, अदरवाइज़ उससे थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है? आई थिंक ये 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ से मुझे करवाना है। ओके, चलो 13 से पहले अगर किसी को कोई डाउट हो तो फिर से पूछ लेता हूँ, बता दीजिए अदरवाइज़ वी गो अहेड। देखो, वैसे ये जो क्वेश्चन है 13 नंबर का वो आई थिंक मेरा बाकी मतलब यहाँ पे हमारा बाकी है तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 13 ऐसा कहता है, वैसे टेक्स्ट बुक का ही इलस्ट्रेशन है, ध्यान से सुनना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अ हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ 490 मीटर अबोव द ग्राउंड। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये होता है कि आप पहले फोकस करिए कि गिवन डेटा क्या-क्या है। ओके, यहाँ पे ये नीचे मत देखते जाइए कि क्या किया हुआ है, वैसे नोट्स आपके पास ही है। ओके, अगर वो देखकर ही पता चल जाता तो आपने न्यूमेरिकल्स पहले से कर दिए होते। तो जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दैट कि आपको क्या समझाया जाता है, ठीक है? तो आपको उसमें से ज़्यादा पता चल सकता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया गया है एक डिस्टेंस 490 मीटर का। अबोव द ग्राउंड थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टली विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वैसे ये आप शेप देखो तो आपको याद आएगा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी दैट्स अ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन में हमने कहा था दैट पार्टिकल मूविंग विद द कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मतलब हर एक पॉइंट पे इसका ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। व्हेन द पार्टिकल एट द मैक्सिमम हाइट, अगर आप बॉल को ऊपर ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो। प्रोजेक्टाइल में ऐसा कह सकते हैं कि एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज जीरो। तो आपके पास y इक्वल टू बी वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यानी s इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। So from that formula you can make that velocity y direction का zero, that's of course initial velocity. आप initial velocity भी कह सकते हो, so I say it's a uy, okay, let's say uy, initial velocity in y direction zero. आपके पास distance है, acceleration that is due to gravity है, तो आपको टाइम पता चल जाएगा कि कितने टाइम में ये बॉल जो है वो नीचे आएगा, सॉरी स्टोन जो है वो नीचे आएगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। तो टाइम मिल गया, देखो y इज इक्वल्स टू हाफ gt कर लिया, ताकि ये इसलिए समझा था कि किसी को ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी तो दिया है 15 मीटर पर सेकंड, तो हमने जीरो कैसे मान लिया कि भाई जीरो इसलिए माना है ताकि जब हम ऐसे थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी वहां पे जीरो होता है थ्रू आउट द पाथ, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे। ओके, और वहां पे कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो सेम रहेगा थ्रू आउट द पाथ। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर एक जगह पे 15 15 15 ले लो और वर्टिकल डायरेक्शन वाला वेलोसिटी एक्सट्रीम पॉइंट पे जीरो, और धीरे धीरे उसमें चेंज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन uy
प्लस ए वाई टी, यानी यहाँ से y डायरेक्शन का वेलोसिटी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा बना कि कितने टाइम में नीचे आएगा, तो सीधा सीधा 10 सेकंड में नीचे आएगा। ऑल्सो फाइंड द स्पीड, स्पीड यानी क्या, तो स्पीड का मतलब कंपोनेंट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो वी एक्स तो रेडी है ही ऑलरेडी, कैसे, क्योंकि भाई वी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स टी। ओके, तो वहां पे आप ऐसा कह सकते हो कि velocity in x direction that is only 15 मीटर पर सेकंड। ओके, वो तो रेडी है। वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या होगा, कि वेलोसिटी इन y डायरेक्शन यानी a y t, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन दैट इज 9.8 और यू कैन से इट्स 10, यहाँ पे दिया है 9.8 तो 9.8 लो और t 10 सेकंड्स, तो ये बन जाएगा 98 मीटर पर सेकंड। एक है 15, एक है 98, तो अंडर रूट 15 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर, तो वो हो गया आपका स्पीड का वैल्यू। ओके, यू कैन सी हियर, देखिए आराम से हो गया 98 एंड 15, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग वहां से सीधा सीधा आंसर मिल सकता है। यही क्वेश्चन में डेटा अलग दे दे, इनिशियल वेलोसिटी चेंज कर दे, अगर इनिशियल वेलोसिटी चेंज कर दिया तो ये 15 चेंज, टाइम 490 मीटर दिया है उसके बजाय 500 दे दे, जी 10 ले लो तो भी चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये 500 ले लो, ये जी को 10 ले लो, तो फिर से टी जो है वो 10 सेकंड ही मिलेगा, मतलब यहाँ पे डेटा चेंज किया तो भी आंसर सेम आ सकता है। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 15 की बजाय 20 कर दो तो उसके हिसाब से आंसर चेंज हो जाएगा, बट द बेसिक फंडा रिमेन्स सेम। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझोगे तो आपका काम और आसान है वो हो सकता है। चलो, after this 14 number का question that is again about the projectile motion. A cricket ball is thrown at a speed of 28 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal. Calculate the maximum height. तो यहाँ से इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होना चाहिए। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके, बाई जी। तो v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। अब ये h का फॉर्मूला है या नहीं, तो कैसे मिल सकता है, क्योंकि हमने h का फॉर्मूला डिराइव किया था प्रोजेक्टाइल की हेल्प से। तो प्रोजेक्टाइल का जब हमने यूज किया था, y की जगह पे h लिया था, y का फॉर्मूला क्या था, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। t क्या हुआ करता था, क्योंकि t व्हाट इज द टाइम टू अचीव मैक्सिमम हाइट, tm वाला याद करिए तो वो क्या मिलता था, तो वेलोसिटी y डायरेक्शन का 0 होता है। तो वो सीक्वेंस अगर आपके दिमाग में है तो आपका काम आसान है, अब उसको बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। पर अगर वो सीक्वेंस याद नहीं है तो यहाँ पे गड़बड़ है वो हो सकती है। वैसे v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g ऐसा है। ओके, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो थोड़ा सी उसकी डेरिवेशंस को रिवाइंड करिए, रिवाइंड करने से सही फॉर्मूला आपकी पकड़ में आ सकता है। ओके, वैसे v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g का फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट देता है। क्वेश्चन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, फॉर्मूला सही सही, आंसर भी सही सही। दूसरा पूछा है टाइम टेकन बाय बॉल टू रिटर्न द सेम लेवल दैट इज कॉल्ड एज रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला था v0 स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। फिर से इनिशियल वेलोसिटी है थीटा 30 डिग्री यानी sin 60 हो जाएगा, तो रेंज मिल जाएगा। एंड द थर्ड वन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ओके सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, टाइम टेकन पूछा है, रेंज तो थर्ड है। टाइम टेकन टू रिटर्न यानी टाइम टेकन टू द रिटर्न यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट इज कंसीडर्ड एज 2 tm। tm कैसे निकाला था, तो हमने उसके लिए कहा था कि जहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन का ही हिंट है, प्रोजेक्टाइल मोशन का हिंट ये था कि वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट becomes 0 which is equivalent to uyt
सॉरी uy दैट इज v इक्वल टू u प्लस at वाला फॉर्मूला। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे ट्राई करें तो uy प्लस ayt तो 0 हो गया, टाइम निकालना था। तो टाइम क्या बनता है तो कि uy बाय g, uy इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन दैट इज ए sin थीटा, u sin थीटा बाय g, और उसका डबल यानी 2u sin थीटा बाय g। तो मैंने यहाँ से धीरे धीरे करते करते आपको पूरा प्रोजेक्टाइल का रिवीजन करवाया कि भाई ये सबसे पहला पॉइंट सोचो, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी y डायरेक्शन का 0, उसके लिए आपको मिलेगा tm, tm का डबल करो मिलेगा tf, tm का यूज करो y का इक्वेशन निकालो मिलेगा h, x वाला पोजीशन इक्वेशन यूज करो और वहां पे t की जगह पे tf यूज करो तो मिल जाएगा रेंज। तो अगर फॉर्मूला सही तो आंसर भी सही। देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये रहा h का फॉर्मूला, u स्क्वायर का हो या v0 स्क्वायर का हो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। उसके बाद टाइम टेकन टू reach at the same path, that is called the range, that's a 2u sin theta by g, वो भी formula। और then after range formula u square sin 2 theta by g। again I suggest आप g का वैल्यू 9.8 की बजाय 10 लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ओके अगर आपको ऐसा लगता हो तो आप कोई एक क्वेश्चन में ट्राई करके चेक कर सकते हो। इट इज 2 इंटू 28 और यहाँ पे साइन 31/2 और मान लो यहाँ पे मैंने कर दिया 10, 2 टू 10 सर 28 बाई 10 दैट्स 2.8, 2.8 या 2.9, ओके ऑलमोस्ट कंसीडर सेम। ठीक है तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं रहना चाहिए। कोई भी न्यूमेरिकल हो फिजिक्स का तो जनरल आइडिया ये है, गिवन डेटा क्या है, फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, गिवन डेटा के हिसाब से जो फॉर्मूला यूज करना है वो हमने सोचा है, उसके बाद यहाँ पे चेक कर लो कि क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ सही सही मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। इतना वर्क करोगे उसके बाद लेक्चर खत्म करने के बाद सेम होमवर्क, मतलब जो भी होमवर्क दिया जाए वो सेम डे अगर आप कर देते हो देन ग्रेट। ताकि अगर सेम डे आपने होमवर्क कर दिया, जो जो पॉइंट समझाया गया है वो उसी दिन आपने देख लिए समझ लिए और उसका होमवर्क कर दिया तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा क्लैरिटी जो है वो मिल सकता है। देख 15 नंबर का क्वेश्चन, प्रूव दैट द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द, एक सेकंड हाँ यहाँ पे, हाँ prove that the maximum horizontal range is a 4 times the maximum height attained by the projectile when fired at an inclination so as to have a maximum horizontal range। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वहां पे मुझे कुछ प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट, यानी r इज इक्वल्स टू 4h, ऐसा प्रूव करना है। कब, when filled at an inclination as to have a maximum horizontal range। तो ये maximum horizontal range है ना, वो आपका हिंट पॉइंट बना, वो आपका हिंट पॉइंट बना। देखो कैसे, तो कि वहां पे आप सीधा सीधा ऐसा सोचिए कि मैक्सिमम रेंज कब मिल सकता है, तो कि एंगल 45 बने तब। ओके ठीक है, तो वैसे तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, तो कि रेंज का भी जस्ट तरोताजा फॉर्मूला मैंने लिखा था, ये रहा, यहाँ है, सीधा सीधा मैं यहाँ से उठाऊं u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, वो मेरे पास फॉर्मूला है फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा 45 डिग्री होना चाहिए। तो ये क्या बन गया था कि u स्क्वायर बाई जी बन गया। हाइट का फॉर्मूला वो भी यहाँ पे था और हमने अभी भी लिखा था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है चलो यार, u स्क्वायर बाई 2g कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा यानी थीटा लेना है 45, साइन 45 होता है 1/√2 और उसका करो स्क्वायर तो ये आ जाएगा 1/2, तो ये बन गया u स्क्वायर बाय 4g। देखो प्रूव हो गया, इसको इक्वेशन 2 कह दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 u स्क्वायर बाय g क्या है, देखिए u स्क्वायर बाय g r मैक्स है, तो h बन जाता है r मैक्स बाय 4।
तो देखो जो प्रूव करना है वो प्रूव हो गया, आर मैक्स इज इक्वल्स टू 4h। तो इस क्वेश्चन का हिंट क्या था? इस क्वेश्चन का हिंट था कि कब होता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर, जब थीटा होता है 45। तो ये बना मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला। हाइट के फॉर्मूला में थीटा 45 ले लो और बाद में उन दोनों का कंपैरिजन कर लो। या तो वहां से आर मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय जी, दैट इज आर मैक्स, वैल्यू डाल दो, यू हैव द फॉर्मूला एंड दैट इज द रिलेशन ऑफ एच इज इक्वल्स टू आर मैक्स बाय 4। ठीक है, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपका काम काफी ज्यादा आसान जो है वो कर सकता है, बट डेफिनेटली दैट नीड गुड अटेंशन, ओके, एज वेल एज अ गुड क्लैरिटी। और देखो बहुत सिंपल सी बात होती है कि जब भी हम कोई न्यूमेरिकल करते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वहां पे पॉसिबल है कि गलती हो, और गलती आप करें, गलती हम करें, हर कोई गलती कर सकता है, इट्स ओके, हर एक को गलती करना अलाउड है। आई रिपीट, हर एक को गलती गलती करना अलाउड है, चाहे वो आप है चाहे वो मैं। ओके, मैं भी गलती कर सकता हूँ, प्यार से कर सकता हूँ, प्रेम से कर सकता हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दैट एवरीथिंग इज जस्ट फिट इन द माइंड और ऐसे ही निकलता गया। ओके, कुछ प्लस माइनस हो सकता है, कुछ शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कुछ मोमेंटली कुछ चीजें गलत हो सकती है, इट्स ओके, रिलैक्स। पर ट्राई ये करिए कि जब भी वो कुछ सही चीज समझ में आए, पता चले, ओके, तो हम उसको करेक्ट करें। तो जब भी आप न्यूमेरिकल्स करते हो, काफी लोगों को ये दिक्कत आती है कि ये आपने समझा दिया, वो आपने वो कैलकुलेट नहीं किया तो अपने को नहीं समझ में आया। तो मेरे कैलकुलेशन करने से न्यूमेरिकल्स आपको कम समझ में आएंगे, या तो मेरे कैलकुलेशन करने से वो आपको समझ में आएंगे, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। तरीका समझिए क्या है न्यूमेरिकल्स का। न्यूमेरिकल्स का तरीका बहुत ही सीधा साधा सा है। नंबर एक, जो जो गिवन डेटा है अंडरलाइन करो। नंबर दो, क्या फाइंड करना है, उसके लिए क्या फॉर्मूला दिया गया है उस चैप्टर में, उसको ढूंढो। और गिवन डेटा है उसको यूटिलाइज करो। गिवन डेटा को यूटिलाइज करने के बाद, वैल्यू प्लेस करने के बाद, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन आप ही को करनी है। मे बी दैट्स विद कैलकुलेटर और विदाउट कैलकुलेटर, दैट इज अप टू यू। इट्स नॉट लाइक दैट गुजरात बोर्ड करता है, सेंट्रल बोर्ड नहीं करता है, कौन करता है कौन नहीं करता है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आई होप इट्स क्लियर। ताकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कौन करता है या कौन नहीं करता है, वैसे उसके कोई ज्यादा डिटेल्ड वाले और कहा जाए तो सेटिस्फैक्टरी कोई रीजन नहीं है। ओके, जैसे कहते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम हो तो वहाँ पे कैलकुलेटर नहीं यूज करना है, तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे कैलकुलेटर की जरूरत ही कम हो, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो थोड़ा लॉजिक, थोड़ा सही तरीका आपका काम आसान कर सकता है। जैसे यहाँ पे ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन था, अगर वो प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है तो सही सही तरीके से पता चलना ही चाहिए यार। ओके, हिंट्स को समझते जाइए। हितेश रहने दीजिए भाई, ये स्क्वायर हटा दीजिए हितेश। चलो, अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है नंबर 16, देखो नंबर 16 जो है वहां पे भी शो दैट यानी प्रूव दैट टाइप का क्वेश्चन। There are two angles of projection for which the horizontal range is the same. Also show that the sum of the maximum height for these two angles is independent of the angle of projection. ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनने का, समझने का। जैसे फिजिक्स के अपने अपने कुछ लॉज वगैरह होते हैं, ओके, तो यहाँ पे वो जो कुछ कहते हैं ना, दैट्स कॉल्ड एज अ थंब रूल। तो कुछ थंब रूल हम बनाते हैं, या तो ऐसा कहूँगा कि मैं अपने लिए बनाता हूँ, आप लोग आपके लिए बनाते हो। तो मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल्स को ज्यादातर स्टूडेंट्स को जो भी प्रॉब्लम होती है वो दो चीजों को लिए होती है फिजिक्स। नंबर एक, अंडरस्टैंडिंग, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सपोज इफ इट्स क्लियर फ्रॉम योर साइड, great. Second, they have the problem with the numericals. If you want to solve the problem with the numericals, you have to improvise your work pattern. You have to solve the questions. First of all, जो given question है उसको पहले अच्छी तरह से समझो। No need to try more unsolved questions.
बहुत ज्यादा अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करने से अगर शुरुआत के स्टेज में वो सॉल्व हो रहे हैं तो बेस्ट पुशअप मिलेगा, अपने से काम होने लगेगा। पर अगर शुरुआत के स्टेज में वो अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन योर कॉन्फिडेंस और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डाउन जाता जाएगा। तो व्हाट आई सजेस्ट, होगा सब कुछ होगा, आप ही को करना है, बट द मोमेंट व्हेन यू डोंट नो लॉट्स ऑफ थिंग्स, डोंट ट्राई अनसॉल्व क्वेश्चंस। ओके, ये मैथ्स नहीं है। x माइनस वाई होल स्क्वायर आता है तो चलो 5a माइनस 3b होल स्क्वायर ट्राई करते हैं, वो मैथ्स में कर सकते हैं ताकि वहां पे x माइनस वाई होल स्क्वायर की ही पैटर्न को फॉलो करना है। दिस इज नॉट द मैथ्स। ओके, तो पहले इसकी पैटर्न को समझने का ट्राई करो। जैसे कि ऊपर वाला क्वेश्चन अलग कहता था, मैक्सिमम रेंज हो तो दिस वन इज 4 टाइम्स एंड दैट वन। ओके, तो उसका पैटर्न था एंगल 45 ढूंढना, या तो ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ कोई लेना देना नहीं, लेना देना है चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखिए कैसे, there are two angles of projection for which the horizontal range is the same, so this is the hint। ऐसे कोई दो एंगल जहां पे रेंज आपको सेम मिल रहा है, दो अलग अलग एंगल है, θ1 r1, θ2 r2। Also show that sum of the maximum height of this angles is independent of the angle of projection। यानी अगर ऐसी दो रेंज मिली तो show that the sum of the maximum heights यानी h1 और h2 का एडिशन heights for these two angles θ1 and θ2 is independent of the angle of projection। कितनी मजेदार बात है ये। तो देखो ध्यान से सुनो और समझने का ट्राई करो। यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को मैं अपने हिसाब से समझाता हूँ, तो प्लीज पे अटेंशन। दोज हु आर इंटरेस्टेड कि सर या आप जो लिखते वो हमें भी लिखना है, तो वीडियो अवेलेबल है। यहाँ टाइम देने के बाद वीडियो में टाइम देना कोई बुरी बात नहीं है। ओके, बैठे बैठे मेरी एंड से ही, मेरी ही हेल्प से आपका दूसरी बार रिवीजन भी हो जाएगा, तो इट्स ए गुड थिंग। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे भी है तो वीडियो क्यों जाकर देखें, पर यहाँ पे जो है इट इज नॉट लाइक द क्लासरूम। मैं क्लासरूम में जैसे कहते हैं चलो बच्चों लिख लो, तो ऐसा हम यहाँ नहीं कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू रियली नोट डाउन द थिंग्स, तो मुझे देखते जाइए, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझते जाइए, और जो मैं लिखता हूँ उसको भी आप लिखते जाइए। बट इट्स नॉट ऑल द टाइम्स नेसेसरी कि मैं जो भी लिखता हूँ वो हर एक चीजें यहाँ पे कनेक्शंस में है, कुछ कुछ चीजें कनेक्ट करने के लिए भी लिखी जाती है। ओके, देखो, तो दो एंगल्स लेने हैं, ऐसा मुझे शो करना है कि हॉरिजॉन्टल रेंज उसका सेम रहता है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट, जब प्रोजेक्शन करेंगे तो ये एक्स वाई यानी टोटल एंगल तो 90 होगा, यानी एक होता है θ1, एक होता है θ2। पर इतना तो तय है कि कोई भी एंगल होगा, कोई भी एंगल होगा वो इसी एक्स वाई प्लेन में होगा, यानी दोनों का एडिशन है वो 90 डिग्री ही होना चाहिए। आई होप इट्स क्लियर। तो उसको ऐसा समझा जाता है कि मान लो मैंने एक एंगल ले लिया 45 माइनस थीटा और दूसरा एंगल ले लिया 45 प्लस थीटा। मान लीजिए थीटा मैंने 10 लिया, तो θ1 क्या बना, 45 माइनस 10 दैट इज 35। ओके, θ2 क्या बना, 55, 55 प्लस 35, 55 प्लस 35 90। हाँ, थीटा मैंने ले लिया 15, 15, 45 माइनस 15 30। ओके, 45 प्लस 15 60, 60 प्लस 30 90। अगर मैंने ले लिया थीटा 45, 45 माइनस 45 0, 45 प्लस 45 90, तो दोनों का फिर से एडिशन क्या हो गया 90। तो इतना तय है कि θ1 और θ2 जो दोनों एंगल हम ले रहे हैं, दोनों एंगल का एडिशन 90 डिग्री ही होगा। और अब हम यहाँ पे अपना काम स्टार्ट करते हैं। रेंज का फॉर्मूला
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाई जी, थीटा 1 का वैल्यू 45 डिग्री माइनस थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 90 माइनस 2 थीटा बाई जी, 90 माइनस 2 थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, फंक्शन चेंज हो जाएगा तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा, सॉरी माय मिस्टेक, कॉस 2 थीटा बाई जी। अगर मैं रेंज R2 लेता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2, थीटा 2 है 45 प्लस थीटा, 45 प्लस थीटा, फिर से अंदर जाएगा 90 प्लस 2 थीटा, हाँ यार लो साइन 90 प्लस 2 थीटा बाई जी, यस 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, 90 प्लस साइन सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है 90 डिग्री, इसलिए फंक्शन चेंज होगा और वो बन गया भाई यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाई जी। R1 देखा, R2 देखा, मन में लड्डू फूटा, यार ये दोनों तो सेम है, अगर अलग अलग एंगल लिए तो भी रेंज का वैल्यू कैसा मिला, सेम टू सेम मिला, तो यही तो सेम टू सेम है, ऐसा हमें प्रूव करना था जो हमने एक अपने तरीके से प्रूव किया, बरोबर। अब ये जो तरीका है अपने तरीके से मतलब क्या, तो कि ये क्लास में जो हमने डिस्कस किया वो, अब देखो नोट्स में रिप्लेसिंग बाय 90 माइनस थीटा तो गलत थोड़ी ना है, एक को 45 प्लस थीटा, एक को 45 माइनस थीटा कह सकते थे, हाँ दोनों का एडिशन 90 होता था, तो क्या, हाँ तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वन एंगल इज थीटा एंड अनदर एंगल इज 90 माइनस थीटा, कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ, एक आया 30 तो दूसरा आया 60, यानी वन इज 30 अनदर इज 90 माइनस 30 एंड दैट इज 60, यस और नो, हाँ बात तो सही है। तो भाई एक को थीटा कहो, एक को 90 माइनस थीटा कहो, बात एक ही होती है, देखो 90 माइनस थीटा किया, 90 माइनस थीटा किया, तो यहाँ पे ये इसको हटा देता हूँ, हाँ तो थोड़ा सा क्लियर दिखेगा आप लोगों को, तो देखो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यानी दोनों रेंज कैसी बनी, सेम टू सेम। तो जो मैंने लिखा था वो अगर आपको लिखना हो तो वीडियो देखने का, और वीडियो देखो तो वीडियो को थोड़ा लाइक वाइक करने का, शेयर करने का, अगर कोई देखना चाहे तो उसको दिखाने का, ओके अच्छा ही होता है उसमें। और रितेश आप चाहो तो आप भी शेयर कर सकते हो, कच्छ के लोग भी हमें देखेंगे, ओके दैट इज अ गुड फॉर अस। चलो, hence there are two angles of projection theta and 90 minus theta। तो अब यहाँ पे ऐसा था, जो सेकंड पार्ट था ना उसमें ऐसा था, दो हाइट को ऐड करो और वहां पे एंगल की जरूरत ही नहीं है भाई, ऐसा प्रूव करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो कितना सिंपल, एच यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, चलो पहला क्लियर, एच डैश में दूसरा एंगल लेना है 90 माइनस थीटा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बन जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बस इतना ही किया ना तो काफी लोगों को धड़ाधड़ क्लिक होने लगेगा, क्यों, क्योंकि करो दोनों को ऐड, यू स्क्वायर बाई 2g कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपना फेवरेट आइडेंटिटी, दैट्स 1। तो देखो जब ऐड किया तो वहां पे एंगल की कोई जरूरत नहीं रही, ये दूसरा भी प्रूव हो गया। तो ये प्रूव दैट टाइप के क्वेश्चंस है, सो डोंट थिंक दैट यार इसमें मैथ्स है, नो मैथ्स, इट्स जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ओके इट्स अ प्योर फिजिक्स। बट फिजिक्स मतलब एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमने कहीं नहीं देखा है, ऐसी कोई चीजें हम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। फिजिक्स इज द ओनली सब्जेक्ट जो आप ज्यादातर जो आप रोज बरोज देखते हैं वो फिजिक्स है, ओके आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, साउंड फिजिक्स है, ओके हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, ये आपको रेड कलर दिख रहा है, रेड ही क्यों दिख रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है इसलिए दिख रहा है। अगर ये मैंने खोल दिया तो मैं आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिखूंगा, क्यों, क्योंकि धीरे धीरे थोड़ा सा, यस अगर आपने देखा तो थोड़ा सा लाइट कम हुआ, थोड़ा सा या डार्क हुआ, क्यों, क्योंकि इसका लाइट यहाँ पे जो कैमरा है उसके ऊपर आया, तो कैमरे के ऊपर जैसे लाइट आया वो हाई इंटेंसिटी लाइट था, इस वजह से उसने नॉर्मल लाइट का इफेक्ट कम किया,
थोड़ा अच्छा दिखने लगा, दैट्स द फिजिक्स। देखा तो रे ऑप्टिक्स, सुना तो साउंड। ओके, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं दैट्स अ फ्रिक्शन। तो हर एक चीज ऐसी है जो आप फिजिक्स में देखते हैं, इट्स जनरल, यू कैन से दैट आप फिजिक्स ही जीते हैं। ओके, वैसे हर एक चीज साइंस की जो है वो आपको कहीं ना कहीं पे काम की ही होती है, बट इट इज अबाउट अवर वे ऑफ अप्रोच। ओके, अगर वे ऑफ अप्रोच मजेदार है तो पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। देखिए ये प्रूव हो गया। अब ये तीसरा वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एंगल शुड अ बॉडी बी प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकंड, यानी एंगल थीटा फाइंड करना है, वेलोसिटी दिया हुआ है, just to pass over the obstacle 16 meter high at a horizontal distance of 32 meter। ध्यान से सुनिए क्या क्या चीजें दी हुई है। 32 मीटर, just to pass over the obstacle 16 meter height। रेंज का फॉर्मूला है आपके पास तो यहाँ है, हाइट का फॉर्मूला है तो यहाँ है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी दिया है तो यहाँ दिया है, क्या फाइंड करना है, तो थीटा फाइंड करना है, यहाँ थीटा फाइंड करना है। ठीक, यू कैन जस्ट थिंक अ वेरी 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 सिंपल पॉइंट्स। Projectile motion, horizontal velocity remains constant. Vertical velocity at the maximum height is 0. रेंज का फॉर्मूला, हाइट का फॉर्मूला, टीएफ का फॉर्मूला और टीएफ का फॉर्मूला, वो थोड़ा रिवीजन करते जाएंगे। जब भी न्यूमेरिकल घर पे पढ़ते हो ना, तो ये फॉर्मूला वगैरह का लिस्ट बाजू में रखने का, पढ़ते वक्त बस बैठे बैठे सोचने का नहीं क्या था क्या था क्या, वो करने का एग्जाम के टाइम। ओके, तो देखो यहाँ पे बता दिया, बहुत ही सिंपल सा आइडिया। प्रोजेक्टर आपके हाथ में है, देखो यहाँ से उसको हिट किया गया, थीटा एंगल ले लिया, टू कंपोनेंट्स कॉस थीटा साइन थीटा, मैक्सिमम रेंज दे दिया 30, जस्ट अबव, जस्ट अबव यानी यहाँ पे 16 मीटर का हाइट था, वो जस्ट उसके ऊपर से पास हुआ, तो जस्ट फिट द सिचुएशन। ऐसा नहीं बोला था कि 16 मीटर जो है वो मैक्सिमम हाइट है। ओके, तो यहाँ पे इट इज लाइक दैट, ये 16 मीटर था, मतलब वो जैसे गया तो 32 मीटर, वो भी फुल रेंज ऐसा भी तो नहीं है। ओके, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 32 मीटर ट्रैवल किया, तो 32 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और वाई डायरेक्शन में वो 16 मीटर का कोई पोल है या तो कुछ ऐसा है, ऑब्स्टेकल है, वहां से पास होके जा रहा है। फाइंड करना है एंगल थीटा, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, आपको पता है। एक्स और वाई की पोजीशन, तो पोजीशन का इक्वेशन x इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, बट प्रोजेक्टर के केस में हम कहते थे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट, तो उसका एक्सेलरेशन हो जाता है 0, तो यू एक्स टी मिलेगा, यू cos थीटा बाई टी, 32 24 cos थीटा इनटू टी। यहाँ पे थीटा और टाइम दोनों ही अननोन है, नो प्रॉब्लम। चलो, उसी तरह से y का इक्वेशन बनेगा, y का जो इक्वेशन बनेगा वहां पे भी थीटा और टी अननोन ही थे, पर ये फर्स्ट इक्वेशन में से हमने क्या किया, तो कि टी को रिप्लेस करना चाहा, तो t इज इक्वल टू 32 24 यानी 8 फोरजा और 8 थ्रीजा ले सकते थे आप ऐसा, तो t को हमने रिप्लेस कर दिया। वैसे 32 24 32 20 हर वक्त रिपीट ना करो, और वहां पे आप थोड़ा सा चाहो तो चेंज कर सकते हो। ऐसा आप कर सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन छोटा दिखेगा, अच्छा लगेगा, जब आप यहाँ पे लगाएंगे तो उसकी वैल्यू को कैंसिल करने में इजी रहेगा। वैसे 24 24 आता है तो सीधा ही कैंसिल हो गया। ओके, यहाँ पे ये 2 फाइजा हो गया, और ये तो लिखा ही था 4/3, 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर, थोड़ी वैल्यू छोटी छोटी दिखती है तो मजा आता है। साइन बाई कॉस दैट इज tan थीटा। अब जैसी ये वैल्यू हमें मिलती है, तो मान लो ये एक ऐसा वैल्यू मिला y डायरेक्शन का, इट्स कंसीडरेशन एज अ y इक्वेशन, और y का एक इक्वेशन बना कुछ इस तरह से, तो इट इज जस्ट लाइक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसा, पर वो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा tan थीटा और कांस्टेंट के फॉर्म में बना। ओके, तो ये इक्वेशन का टफ पार्ट नहीं है, बट इट इज जस्ट कंसिडर्ड जस्ट अ लिटिल डिफरेंट वे। फिर से यहाँ पे अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं बता दूं, दिस वन इज माइनस बी प्लस और माइनस रूट डेल्टा
अपॉन 2a, दैट इज द b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a का फॉर्मेट वो यूज किया गया है। क्लियर? चलो, उसके बाद थीटा मिल गया, और अब आई थिंक तो ये सबको आसान लगता होगा थीटा से एंगल कैसे फाइंड करना। tan थीटा इज इक्वल्स टू 2.462 है। आई रिपीट, tan थीटा इज इक्वल्स टू 2.462 है। तो नेचुरल टेंजेंट से 2.462 का वैल्यू पूरे टेबल में देखिए, दैट इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर वैल्यू ओनली, और वहां से आपको ये एंगल और विथ मिनट्स आपको मिल जाएगा। सो दैट विल बी वेरी, आई होप इट्स क्लियर। चलो, नहीं समझ में आए तो यू कैन रेज योर हैंड, यहाँ पे बता सकते हैं, शायद आपकी आवाज ना सुनाई दे, पर इफ यू रेज योर हैंड एंड थ्रू द थंब तो वो हमें यहाँ पे दिख सकता है। तो देखिए नेक्स्ट वन, an insect trapped in a circular groove of radius 12 cm moves along the groove steadily and completes 7 revolutions, not evolutions, that's a revolutions, okay, corrections कर दीजिएगा, revolutions in 100 seconds। तो ये जो भी क्वेश्चन है, जनरली जब जिस सेशन में न्यूमेरिकल्स का मैं डिस्कशन करता हूँ, आई इंसिस्ट टू द स्टूडेंट, जो भी न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करें, आप भी पैरेलल थोड़ा स्टार्ट करिए, आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, नोट्स भी आपके सामने ही होगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा आपको देखने में, ट्राई करने में, सॉल्व करने में, कैलकुलेटर आपके सामने रहेगा। जैसे यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना और उसका कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मैंने लिखा -b प्लस और -2 डेल्टा वाला, तो यू वांट टू जस्ट मेक इट कंफर्म, तो आप कंफर्म कर सकते हैं, कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं, ओके। तो ही आपको उस सेशन में ज्यादा पता चलेगा। कोई भी थ्योरी वाला सेशन हो या न्यूमेरिकल वाला सेशन हो, आप लिखेंगे, बट जब हम ये मोड में होते हैं तो आप लिखते जाओ, ओके। वो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, जैसे कि मैं थोड़ा वेट करूँ, हाँ कुछ कुछ क्वेश्चंस कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे मैं ऐसा प्रेफर करता हूँ कि आई एम जस्ट वेट, आप प्लीज लिख लीजिए, अदरवाइज आई से दैट टेक अ स्क्रीनशॉट और बाद में आप लिख लीजिएगा। बट बाद में का मतलब मेरा होता है लेक्चर के तुरंत बाद। ड्यूरिंग लेक्चर अगर थोड़ा थोड़ा भी लिखते हो तो आपको अच्छा रहेगा, अगर आप सिर्फ वीडियो देखते हो तो आप बीच बीच में पॉज करते करते लिख सकते। तो न्यूमेरिकल्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है और वो है राइटिंग। रेडियस है 12 सेंटीमीटर का, कंप्लीट 7 रिवॉल्यूशंस इन 100 सेकंड्स। तो 100 सेकंड्स में 7 रिवॉल्यूशंस, तो एक रिवॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। तो देखो यहाँ पे ये जो लिखा है उसको न्यू कह सकते हैं, या तो v अच्छा ना लगे तो आप उसको फ्रीक्वेंसी f भी कह सकते हैं, ओके। तो वैसे फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशंस 100 seconds divided by 7, 100 seconds divided by 7, उसका करो रेसिप्रोकल तो बना फ्रीक्वेंसी। एंगुलर स्पीड पूछा हुआ है, थ्योरी में हमने डिस्कस किया था, एंगुलर स्पीड यानी होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी। अब कैपिटल टी, टी इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ, तो उसका फॉर्मूला ये भी तो है 2 पाई एफ। तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, आराम से आंसर मिल जाएगा। दूसरा, इज इट द एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर, एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, एंड व्हाट इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब वैसे वो पाथ सर्कुलर है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट में मानिए क्या आता है उसका सर्कमफरेंस। तो देखिए यहाँ, हाँ वैसे एक ही सर्कल जाके वहीं पे वाया वापस आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसका 0 हो जाएगा, ताकि जहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 ऐसे करते करते आफ्टर 7 सर्कल्स 7 रिवॉल्यूशंस वो एक ही जगह पे पहुंचा, तो आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट 0। एंड इफ यू वांट द पाथ लेंथ, तो एक पाथ लेंथ दैट्स 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय 7, तो टोटल उसका पाथ लेंथ जो है वो आपको मिल सकता है। सी दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द एक्सेलरेशन वेक्टर इज a constant वेक्टर। देखो उसका रिलेशन क्या दिया है, ये हो गया था आपका ओमेगा एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड v इक्वल्स टू r ओमेगा, वैल्यू डाल दिया। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, इसीलिए उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इफ यू रिमेंबर इट, हमने वहां पे ऐसा समझा था, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, वेलोसिटी ऑलवेज इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। So velocity and acceleration is perpendicular to each other when the particle move on the circular path.
वो जब सर्कुलर पाथ पे जाता है तो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर ही होते हैं। As the insect moves, the direction of time acceleration तो नहीं हो सकता है, okay, direction of acceleration vector changes, हाँ, direction direction of the acceleration vector changes, and so the acceleration vector is not a constant vector. Magnitude, वैसे ये अगर किसी को याद ना हो या तो ये कैसे आया है वो ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v²/r याद होगा, v इक्वल टू r ओमेगा, यानी r² ओमेगा स्क्वायर कर सकते थे, r कैंसिल हो जाएगा, सो यू हैव ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? दोनों के दोनों ही फॉर्मूला पे अप्लाई कर सकते हैं, v भी हमने यहाँ पे निकाला है, ओमेगा भी आपने निकाला हुआ है, तो दोनों ही चीज आपको यहाँ से मिल सकती है। आई होप इट्स क्लियर। किसी ने तो क्लियर आ रही थी अभी तक? हेलो, आवाज़ क्लियर आ रही थी ना? चलो ठीक है, ओके, ताकि किसी ने बताया नहीं तो आई थॉट कि कुछ गड़बड़ ना हो। एनीवेज, तो देखो, एंड व्हाट इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे बता दिया, आफ्टर कंप्यूटिंग 7 रिजोल्यूशन, जहाँ है वहीं का वहीं वापस आता है, सो दैट विल बी 0 ओनली। ठीक है, तो ये थे आपके पार्ट 2 के कुछ न्यूमेरिकल्स। अब देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज के शुरू के जो क्वेश्चंस है वो स्केलर वेक्टर वाले, यस नो वाले ऐसे क्वेश्चंस है, सो आई इंसिस्ट कि आप पहले खुद ट्राई करिए। अगर उसमें कुछ डाउट आता है, नहीं समझ में आता है, वैसे इन सभी क्वेश्चंस को हम कंसिडर करते हैं एक दैट्स जस्ट एड ऑन इन योर नॉलेज। ओके, वो आपके नॉलेज में एड ऑन होता है। अगर कुछ नई बातें आप उसमें से जानते हैं तो सिर्फ दिमाग में वो ऐड करते जाइए। कौन कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो यहाँ पे वो आपको बस नई कोई चीज़ है वो आपको बताई जाती है। ओके, तो ये जो है फॉलोइंग क्वेश्चंस, आई इंसिस्ट कि वो पहले आप ट्राई करिए। होमवर्क में मैं आपको बताऊंगा, वो आप एक बार लिखेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 है वो देखने वाले क्वेश्चन है, पढ़ने वाले क्वेश्चन है। ये 6 क्वेश्चन है, वहाँ से थोड़ा बहुत हम कुछ समझने का ट्राई करते हैं। 6 क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है? सबसे पहले, एस्टैब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वालिटीज ज्योमेट्रिकली, अदरवाइज मोड a plus b is lesser than or equal to mod a plus mod b। अब यहाँ पे हम ऐसा समझते हैं कि अगर दो क्वांटिटी का एडिशन करो तो यार उससे सेम ही होना चाहिए, वो लेस देन और इक्वल टू कैसा कहते हैं? तो उसके लिए आप ऐसा समझिए कि यहाँ पे a प्लस बी किया और उसका मैग्नीट्यूड निकाला। अगर वो इंडिविजुअल वैल्यू होती, उसका मैं मैग्नीट्यूड लेता और एडिशन करता, तो वो वैल्यू जो है वो दोनों के टोटल एडिशन का जो मैग्नीट्यूड है उससे वो इंडिविजुअल एडिशन बड़ा होता। कैसे ऐसा होता? तो उसको समझने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा आइडिया दिया गया है, उसको ध्यान से समझेंगे तो पता चलेगा। हमारे पास देखो, ये a प्लस बी जो क्वेश्चन में दिया है, a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, तो हमारे पास फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला फॉर्मूला। यहाँ से उसका रूट निकाल लो। क्लियर? तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। अगर मान लो a माइनस बी होता तो कहाँ पे चेंज होता? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा ऐसा कुछ मिल जाता। तो देखिए, अगर थीटा कहता तो मोड a प्लस बी लाइक दिस, सिंपल ऐसा ही परफेक्ट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बन जाता। तो क्या बन जाता? अगर दिस विल बी द मैक्सिमम व्हेन, तो ये मैक्सिमम कब बनता? तो क्या थीटा 0 होता, cos 0 1 देता, तो थीटा 0 दे दिया। तो ये हमें क्या मिला? तो क्या अंडर रूट मोड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो यहाँ में स्क्वायर भी है और रूट भी है। तो देखो, तो
mod of a plus b equals to individually addition of mod a plus mod b, वो दोनों हमें यहाँ पे इक्वल मिले। अब मुझे ऐसा शो करना है कि हाउ mod a plus mod b is greater than, ओके तो देखो उसके लिए क्या किया, hence mod a plus b less than or equal to mod a plus b। अब ये जो वाला किस्सा है, the equality sign is applicable when theta 0, theta 0 हो तो इक्वल होते हैं। when a and b are in the same direction, तो a and b when the same directions मतलब क्या हो सकता है, कब हो सकता है, तो कि यहाँ पे ऐसा बताना था कि लेस देन और इक्वल टू, मतलब ये जो इंडिविजुअल एडिशन है वो इक्वल टू तब बनता जब थीटा उसका 0 होता, तो क्या हाँ वो बड़ा, यानी यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं कि वो बड़ा, दैट्स कंसिडर एज कि वो जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते, जब थीटा 0 होता तो यहाँ पे इक्वालिटी जो है वो प्रूव हो रही है। आई रिपीट, उसका जो इक्वालिटी है वो प्रूव हो रही है। दूसरा क्वेश्चन कैसा कह रहा है, तो कि दूसरा क्वेश्चन ऐसा कहता है, दोनों वैसे चारों के चारों क्वेश्चन देखो तो कॉमन है, मोड a प्लस बी लेस देन और इक्वल टू मोड a माइनस बी लेस देन और इक्वल टू, यानी a और c कुछ हद तक सिमिलर, मोड a प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे प्लस साइन आएगा, ओके तो आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, दैट इज अ प्लस साइन, ताकि सॉरी माय मिस्टेक, प्लस साइन तो हो चुका है, ए माइनस बी है, यानी दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, दो वेक्टर का एडिशन, ओके तो उसके रिलेशंस यहाँ पे आपको बताने हैं कि वो इक्वल है नहीं है, इक्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है। तो पहला पॉइंट हमने क्लियर कर दिया, इक्वालिटी के साथ जब थीटा 0 बनाएगा। वैसे यहाँ पे एंगल का ही खेल है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, तो कि सब्ट्रैक्शन cos 180 देता है -1, अगर यहाँ पे -1 ले लूँ तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा तो मेरा ये परफेक्ट फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। तो क्या हाँ किस तरह से देखो, तो क्या cos cos थीटा देता है 180 होता है -1, तो यहाँ पे ये जो माइनस साइन है वो किसका फॉर्मूला देता है, तो क्या एक्सपेंशन के केस में a माइनस बी होल स्क्वायर देता है, तो क्या हाँ देता है। तो देखो मोड a प्लस बी यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी बना, और ये वाली चीज तब पॉसिबल हो पाई जब थीटा कैसा बना, 180 बना, एंड इट इज कंसिडर एज ए 180 डिग्री, यानी एक दूसरे से अपोजिट होना, पहले में पैरेलल होना, दूसरे में अपोजिट होना। दोनों केस में वेक्टर का एडिशन था, मोड ए प्लस बी था। अब दोनों केस ऐसे आएंगे जिसमें दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना है। सो फॉर द थर्ड क्वेश्चन, ये फिगर से क्वेश्चन समझ सकते हैं आप। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, देन द एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, ताकि आपको याद हो तो a प्लस बी एडिशन तो आता था, सब्ट्रैक्शन कैसे करने का, क्योंकि जो दूसरा वेक्टर है वही वेक्टर का ऑपोजिट वेक्टर ले लो, बाद में दोनों को ऐड करो तो a माइनस बी तो होता है, तो वेक्टर a में b ऐड करते तो यहाँ पे ऊपर पैरेललोग्राम बनता, b का अपोजिट ले लिया तो जो है उसका 180 डिग्री ले लिया, तो ये पैरेललोग्राम जो है वो आपको देता है a, एक्चुअल में a प्लस ही किया पर वो a प्लस माइनस बी के साथ किया, इसलिए a माइनस बी मिलता मुझे, ठीक है। और यहाँ पे टोटल एंगल 180 था, उसमें से ये एंगल थीटा था, तो दैट एंगल इज कंसिडर्ड 180 माइनस थीटा। नाउ अगेन यूज सेम टू सेम फंडा, मोड a माइनस बी कैसे मिलता, तो कि भाई किया एडिशन, अब जैसे एडिशन किया हुआ है तो फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला, पर यहाँ पे मोड माइनस बी, मोड बी देता है, मोड माइनस बी वो भी बी स्क्वायर देता है, पर यहाँ पे ये जो माइनस साइन कहते हैं वो कहाँ से आया, तो कि देखिए यहाँ पे ए प्लस जो आप एक्चुअल में एडिशन कर रहे थे ना, तो वहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कि cos 180 माइनस थीटा, तो cos 180 माइनस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट होता है, तो कि cos 180 माइनस थीटा 180 माइनस, दैट इज द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, cos नेगेटिव होगा इसलिए इसके आगे कैसा साइन देना पड़ेगा आपको,
माइनस साइन देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपने माइनस साइन लगाया तो यहाँ पे एग्जैक्टली वो आपको वैल्यू जो है वो पता चल जाएगा। वैसे यहाँ पे एक और बात का मैं जिक्र कर दूँ, अगर आपके पास नोट्स हो तो यहाँ पे प्लस साइन कर दीजिएगा, तो ही उसका फॉर्मूला जो है वो सही बनेगा, ताकि हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसके हिसाब से यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस साइन आएगा, तो यहाँ पे प्लस साइन होना चाहिए, ताकि मोड के अंदर माइनस बी का स्क्वायर वो सिर्फ हमें प्लस बी का ही स्क्वायर देता है। ताकि माइनस साइन का स्क्वायर करो तो माइनस इंटू माइनस बी प्लस होता है, कोई भी तरीके से करो प्लस तो प्लस ही आएगा। हाँ, पर यहाँ पे माइनस साइन इसलिए आता है ताकि cos 180 माइनस थीटा होता है, और cos 180 माइनस थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट देता है, और उसके बेसिस पे एक सेकंड, हाँ, तो वहां पे cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, इसलिए माइनस साइन आएगा। तो देखो ये जो मैंने करेक्शन करवाया वो करेक्शन यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा कि हाँ यहाँ पे प्लस साइन ही आना चाहिए, यहाँ माइनस साइन नहीं होता है। सो दैट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक। तो ये बन गया आपका 180 डिग्री वाला आइडिया, मोड ए प्लस बी। तो मोड ए प्लस मोड बी आपको यहाँ पे मिल सकता है। ये सभी क्वेश्चन सिर्फ समझने के लिए है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही रेयर होती है, ताकि इस चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चंस पूछने हो तो अभी जो हमने पार्ट 2 से किया ना, वो हाइकर वाला, मतलब वो बॉल फेंकने वाला, स्टोन फेंकने वाला, प्रोजेक्टाइल वाला, या तो अभी जो हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे उस टाइप के क्वेश्चंस है वो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे दिए हुए हैं, पर इसलिए हम कर लेते हैं। एंड डी देखा जाए तो चारों क्वेश्चंस में थीटा 0, थीटा 180, थीटा 180, थीटा 0 वही का वही यूज किया हुआ है। cos 01 देता है, cos 01 देता है, तो अल्टीमेटली हमें वैल्यू सेम टू सेम मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन को फिर से घर जाकर, मतलब घर पे ही हो आप लोग, पर लेक्चर खत्म होने के बाद फिर से उसको रिपीट करने का डेफिनेटली पता चलेगा, 110% पता चलेगा। पर थोड़े जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करके देखेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 7th क्वेश्चन ऐसा कहता है, अगेन इट्स ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे ऐसा कहा, 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, a plus b plus c plus d is equals to 0, which of the following statement are correct? a, b and c and d must each be a null vector। चारों के चारों अगर 0 वेक्टर है तो चारों का एडिशन 0 होगा, क्योंकि हाँ हो सकता है। तो लिखा है फर्स्ट पॉइंट, नीड नॉट ईच बी ए नल वेक्टर, जरूरी नहीं है ए का ऑपोजिट बी हो, सी का ऑपोजिट डी हो, तो भी तो 0 हो सकता है। चारों के चारों 0 हो तो 0 होगा, वो बरोबर है, पर चारों के चारों 0 ही हो वो जरूरी नहीं है। ए और बी ऑपोजिट हो सकते हैं, मतलब ए और ए का ऑपोजिट बी, सी का ऑपोजिट डी, तो भी ये चारों का एडिशन 0 बन सकता है, वही यहाँ पे दिया है। The resultant of 4 non-zero vectors can be a null vector in many ways। काफी सारे तरीके हैं, जैसे कि a plus b plus c किया, उसका जो एडिशन आया वो d के अपोजिट हुआ तो भी चलेगा। a plus b किया, वो c और d से अपोजिट हुआ तो भी तो हो सकता है। a किया, वो b plus c plus d किया, उसके अपोजिट किया तो भी तो हो सकता है। मतलब मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, 1 5 माइनस 5, 1 4 माइनस 4, चारों का एडिशन 0, ओके नो प्रॉब्लम। इसके साथ साथ ऐसा हो सकता है 1 + 2 + 3, तो क्या 3 वेक्टर ऐसे बने, एक वेक्टर जो है वो -6 बना तो भी तो 0 हुआ। हाँ यार, चारों अलग थे तो क्या हाँ, तो भी 0 हुआ तो क्या हाँ। 10 -2 -3 -5, ओके 2 3 5 5 5 10 10 - 10 0, तो क्या हाँ ये भी तो सही है। मतलब चारों का एडिशन 0 हो उसकी कोई एक पॉसिबिलिटी नहीं है, अलग अलग कंडीशंस है। बट हाँ ऐसा कह सकते हैं, इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ 4th वेक्टर बट हैज द अपोजिट डायरेक्शन, यानी आप चारों को ऐड करो तो किसी का डायरेक्शन उसके अपोजिट ले लो तो ओवरऑल 0 बन सकता है।
दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा है बी में, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस डी। हाँ, तो जीरो होने की पॉसिबिलिटी है। तो देखो बताया है कि चारों का एडिशन जीरो है, तो क्या हाँ, तो ए प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस डी माइनस एन ले सकते हैं, तो क्या ले सकते हैं, तो ही वो टोटल जीरो होगा। इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस डी बट देयर डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। ये करेक्ट है। सी, magnitude of A can never be a greater than the sum of B plus C plus D। यानी क्या, तो कि A अगर वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, अगर वो टोटल वैल्यू जीरो होने वाला है, तो किसी एक का वैल्यू बाकी के तीनों के एडिशन से तो बड़ा नहीं ही होना चाहिए। वही लिखा है देखो कि A इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी और उसका माइनस साइन, तीनों का एडिशन चौथे की वैल्यू के साथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए। ओके, तो ही वो सबका एडिशन जीरो होगा, मतलब उससे वो बड़ा तो होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एंड द फोर्थ, b plus c that must lie in the plane of a and d if a and d are not collinear and the line of a and d if they are collinear। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए किसको कहते हैं कोलिनियर और किसको कहते हैं नॉन कोलिनियर। एक ही लाइन में हो ना, दैट्स कॉल्ड एज अ कोलिनियर। तो यहाँ पे बताया है डायरेक्शंस के साथ कि चारों का एडिशन जीरो है, तो क्या हाँ है b प्लस सी प्लस ए प्लस डी, सो b प्लस सी एक ही प्लेन में थे, तो क्या हाँ उसको a और d में ऐड करो, जीरो बना, तो क्या हाँ। सो थ्री वेक्टर्स, एक b प्लस सी, एक a और एक d, ये तीन वेक्टर्स है दैट कैन बी जीरो। कब जीरो हो सकता है, तो कि समथिंग लाइक दैट 2i कैप प्लस 3j, वो जीरो तब बनेगा जब बाकी में भी कोई एडिशन ऐसा हो जो 2i कैप को भी जीरो करे और 3j कैप को भी जीरो करे। मतलब अगर कोई एक वेक्टर है वो अलग प्लेन में है, जैसे यहाँ पे वैल्यू मैंने सिर्फ सीधा सीधा लिया था 4 या 3 या 5 ऐसा कुछ, पर अगर कोई वैल्यू प्लेन में है मतलब x कोऑर्डिनेट भी है y कोऑर्डिनेट भी है, अगर उसको जीरो करना हो तो बाकी सबका एडिशन भी कैसा होना चाहिए, तो कि वो कुल मिलाकर जीरो होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप, उसमें मुझे तीन अलग अलग वैल्यू ऐड करनी है और बाद में इसको फिर से जीरो बताना है। तो एक वेक्टर है सिर्फ i कैप, दूसरा है i कैप प्लस 2j कैप, ओके, और ये 2i कैप हो गया, तो क्या हाँ, और एक है j कैप। पर इन सब का डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन से कैसा है, तो क्या उल्टा है, यानी यहाँ पे ये माइनस साइन है। तो अब देखो, एक वेक्टर सिर्फ i कैप x एक्सिस में है, दूसरा i प्लस 2j में है, तीसरा सिर्फ y डायरेक्शन में है, एंड चौथा xy प्लेन में है। फिर भी इन सब को ऐड करो, इन सब को फिर से ऐड करो, तो क्या हो जाता है, आंसर जीरो हो जाता है। ऐसा ये डी ऑप्शन कहना चाहता है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। ओके, तो आगे के जो क्वेश्चंस है वो थोड़े अच्छे हैं, तो उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके लिए ट्राई करेंगे। आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए आपका होमवर्क रहेगा पार्ट 4 जो है, पार्ट 4 है, वहाँ से ये 1 to 7 क्वेश्चंस मैं अभी लिख देता हूँ, और पार्ट 2 जो है उसमें जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो सभी क्वेश्चंस, यानी आई थिंक हमने 13 नंबर से स्टार्ट किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस हाइकर वाला, ओके, और 13 से लेकर एंड तक, यानी 13 से लेकर 18 तक, यस। तो आपका होमवर्क है पार्ट 2 क्वेश्चन 13 to 18, पार्ट 4 क्वेश्चन 1 to 7। ये जो है वो 2 बार लिखेंगे तो कॉन्फिडेंस अच्छा बन सकता है। ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव है, इसलिए आप इसको 1 टाइम लिखेंगे। जहाँ जितने क्वेश्चंस की ज़रूरत है वही हम देते हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ 2-4 बार लिखा करो तो ही समझ में आएगा। 1 to 7 इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस है, पर एटलीस्ट एक बार लिखेंगे तो पता चलेगा, इसलिए उसको एक बार लिखो, ओके। बाकी के जो क्वेश्चंस है ये इलास्ट्रेशंस वाले वो अच्छे हैं, एग्जाम में पूछे, उसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वाले हैं, तो उसको अच्छी तरह से लर्न करके लिखो, उसको 2 बार लिखो, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। आई होप इट्स क्लियर। तो मिलते हैं बाद में।